अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज सबसे पहले आस्था की यात्रा के साथ करेंगे। अयोध्या से आस्था का रेला पवित्र परिक्रमा के लिए आगे बढ़ चुका है। अयोध्या से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। 23 दिनों तक राम भक्त राम नाम का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धालुओं का जत्था जब 5 जनपद के 125 गांवों से गुजरेगा तो पूरा इलाका राममय हो जाएगा। 23 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में श्रद्धालु 84 कोसी की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। राम जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या के कण कण में गूंज रहा है प्रभु श्री राम का नाम। भगवान श्री राम की भक्ति में सराबोर हैं भक्त। श्रद्धा और भक्ति की अलौकिक रौनक देखते ही बन रही है, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत जो हो चुकी है। अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर मौजूद मखौड़ा से इस परिक्रमा की शुरुआत की गई। इस पावन परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु और साधु संतों की टोली अयोध्या पहुंच रही है। 23 दिन 5 जनपद और करीब 125 गांवों से गुजरती हुई दुनिया की सबसे बड़ी परिक्रमा है। 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालु 84 कोस की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। 84 कोसी परिक्रमा उत्तर प्रदेश के 5 जनपद से होकर गुजरेगी। अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अंबेडकर नगर में ये यात्रा होगी। इस परिधि में आने वाले मंदिर और देवालयों के दर्शन और पूजन भी किए जाएंगे और फिर अयोध्या में भगवान श्री राम का निर्माणाधीन मंदिर यानी रामकोट की परिक्रमा के साथ 84 कोसी परिक्रमा पूरी होगी। अयोध्या से मखौड़ा होते हुए, बस्ती जिले के 3 पड़ाव से होते हुए और अयोध्या जिले की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी, फिर बस्ती बाराबंकी की वो करीब 17 किलोमीटर की दूरी और 85 किलोमीटर गोंडा की दूरी, जिनमें विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, सूर्य कुंड, सीता कुंड, साथ में भगवान बाराही देवी, महर्षि यमदग्नि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, अष्टावक्र मुनि आश्रम इत्यादि से होते हुए परिक्रमा आगे बढ़ती। कहा जाता है कि अयोध्या में राम नाम के जप के साथ सूर्य का उदय होता है और राम नाम के जप के साथ ही सूर्यास्त हो जाता है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के केंद्र अयोध्या में रामनवमी से लेकर हनुमान जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। इनमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु अब पावन परिक्रमा के लिए निकल पड़े हैं। भीड़ जय श्री राम के नारे और लोकगीतों के साथ आगे बढ़ रही है। 14 से हम लोगों ने जब परिक्रमा शुरू किया तो एक चीज की सरकार से मांग किया कि रास्ता बनाओ, पुल बनाओ। 2 जगह हम सरयू नदी क्रॉस करते हैं, उस काम को सरकार ने मान लिया है। अब वो उस काम सड़क बनाएंगे और उस पुल बन जाएंगे तो हमारी यात्रा में 4 चांद लग जाएंगे। लाखों लाख लोग परिक्रमा करेंगे। आज अयोध्या में इतिहास अपने कदमों को घसीटकर वर्तमान में आ खड़ा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक महाराजा दशरथ के समय अयोध्या 84 कोसी यानी कि 252 किलोमीटर में फैली हुई थी और अभी भी इसे ही अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा कहा जाता है। शास्त्रों में भी अयोध्या की 3 परिक्रमाओं का जिक्र है, जिसमें चैत्र मास में 84 कोसी परिक्रमा, जबकि कार्तिक शुक्ल एकादशी को 14 कोसी और कार्तिक शुक्ल नवमी को 5 कोसी परिक्रमा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि 84 कोस परिक्रमा में हिस्सा लेने से प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण रहता है। मान्यता ये भी है कि 84 कोस की यात्रा 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए है। लिहाजा राम भक्त इस परिक्रमा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा के अपने नियम भी हैं। इसमें शामिल होने वालों को प्रतिदिन 36 नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। धरती पर सोना, नित्य स्नान, ब्रह्मचर्य पालन बेहद जरूरी है। जूते चप्पल का त्याग, नित्य देव पूजा, कथा संकीर्तन भी किया जाता है। साथ ही फलाहार, क्रोध, लोभ, झूठ जैसे दुर्गुणों का त्याग करना होगा। हिंदू धर्म के हर तीर्थ स्थल के आसपास परिक्रमा का आयोजन किए जाने का प्रचलन है। जैसे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन,
अयोध्या में सरयू, चित्रकूट में कामदगिरी और दक्षिण भारत में तिरुवन्नमलई की परिक्रमा यात्रा होती है। हर एक तीर्थ क्षेत्र में परिक्रमा का अलग अलग महत्व भी है और ये अपनी परंपरा को अपने आप में समेटे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम भक्तों के लिए आज दो गुड न्यूज आई हैं। भगवान श्री राम की गौरव गाथा से लेकर उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए भक्तों का रेला आस्था की रेल में सवार हो चुका है। रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चल पड़ी है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप सामने आया है, जिसमें मंदिर के बीम तैयार होने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। 18 दिनों में जान लीजिए प्रभु श्री राम का जीवन। अयोध्या से रामेश्वरम तक भगवान श्री राम का कनेक्शन। भगवान श्री राम की गौरव गाथा से लेकर उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए भक्तों का रेला आस्था की रेल में सवार हो चुका है और शुरू हो चुकी है रामायण सर्किट रेल यात्रा। गेट से एंटर हुए, एकदम अलग ही तरह से वेलकम करना, सामान कैरी करना, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। हाँ, वो सब बहुत अच्छा लगा। यही जो चीजें जो यात्री उसे आईआरसीटी सुनना चाहता है और इसी प्रकार की नई सोच जो है वो दिखाती है। मैम पहली बार जा रही है इतनी लंबी यात्रा पे? एक साथ इतने दूर में तो पहली बार जा रहे हैं। और जिन यात्रा पे आप जिन जिन जगहों पे जाएंगी उससे पहले कभी जाना हुआ? हाँ, अभी 1 महीना हुआ है अयोध्या देख के। अच्छा, ये तो ये कि कभी सेकंड क्लास एसी, सेकंड एसी में इस प्रकार की व्यवस्था आपने कभी देखी? नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। हम तो सेकंड क्लास में चले हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। तो रास्ते की तैयारी क्या क्या, कितने भजन तैयार कर लिए? भजन की कोई गिनती नहीं है। मंडली से जुड़े हुए हैं मंदिर में, भजन ही भजन है और क्या करेंगे मजे में। कोई अगर भजन याद होता है कोई सुना दीजिए इसी बात पे। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत बढ़िया। और भगवान राम से जुड़ा कोई भजन याद आ रहा हो तो? अभी सुना रही। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। तो राम राम आपने पूरी जिंदगी रटा और इसलिए भगवान ने आपको जो है वो अपनी यात्रा बुला दी। तो शायद यही देने के लिए बुला लिया। यही चीज है, लगातार इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यात्री जानते हैं कि शायद इस अनुभूति का एहसास वो शायद जिंदगी में दोबारा कब कर पाए उनको नहीं पता, लेकिन शायद वो ये भी समझते हैं कि भगवान राम की इस यात्रा में भगवान की तरफ से कृपा है और इसीलिए इस अनुभूति का एहसास वो लोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। भारत गौरव ट्रेन के जरिए देश भर के राम भक्तों को रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का एक बार फिर से मौका मिला है। श्री राम की जीवन यात्रा का सजीव अनुभव कराने, भक्तों को श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन कराने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चल पड़ी है। इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से हुई। ये भारत सरकार की पहल देखो अपना देश का अहम हिस्सा है। इसका मकसद घरेलू पर्यटन से लोगों को जोड़ना है, उन्हें देश के सांस्कृतिक धार्मिक वैभव से रूबरू कराना है। ये बड़ी ही यूनिक टाइप की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जो जगहें हैं और जैसे जैसे भगवान राम अपने जीवन में जो अपने उन्होंने समय व्यतीत किया और फिर वो वन गमन उनका हुआ और जिन जिन जगहों से होते हुए वो गुजरे, तो उन सारी जो स्थल हैं जो कि जिनका रामायण में जिसका वृत्तांत मिलता है, उनको दिखाने के लिए उस एक सर्किट पे स्पेशली रामायणा थीम सर्किट पे ये ट्रेन बनाई गई है। इसका सर्किट बनाया गया है और जिसका पहला जो हॉल्ट है यहाँ से दिल्ली से चलने के बाद वो अयोध्या है। रामायण सर्किट यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। करीब 7,500 किलोमीटर लंबी रामायण यात्रा राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के झरोखे की तरह है, जिसके जरिए भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। राम यात्रा ट्रेन 18 दिनों तक अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक का सफर तय करेगी।
इस यात्रा के दौरान भगवान श्री राम की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि से जुड़ी हर जगह के दर्शन कराए जाएंगे। दिल्ली से शुरू होकर इस यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थल अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालु को नेपाल के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर भी ले जाया जाएगा और इसके बाद यात्रा का पड़ाव बिहार के सीतामढ़ी होगा। फिर सैलानी शिव की नगरी काशी का भ्रमण भी करेंगे। इसके बाद प्रयागराज और चित्रकूट होते हुए ट्रेन नासिक पहुंचेगी और फिर रामेश्वरम की यात्रा के बाद ट्रेन वापस दिल्ली लौट आएगी। 18 दिनों के इस धार्मिक आध्यात्मिक सफर में ये ट्रेन करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये खास ट्रेन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ताकि सैलानियों को 18 दिन की यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। जिस जगह मैं हूँ वो जगह है रेस्टोरेंट। इस ट्रेन के अंदर 2 रेस्टोरेंट हैं और रामायण यात्रा में जितने भी यात्री, करीब 90 की संख्या है यात्रियों की, और 90 यात्री जब भी सफर करेंगे तो उनके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि सात्विक भोजन का प्रयोग करना है, क्योंकि वो इस समय एक धार्मिक यात्रा पे हैं। तो उसका इस ट्रेन के अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा गया है कि मान लीजिए किसी का व्रत है, एकादशी का या फिर पूर्णिमा का या फिर अमावस्या का, तो वो भी व्रत यहाँ पर रख सकता है। व्रत की थाली भी यहाँ पर उसको आसानी से मिल जाएगी। अब बात इस यात्रा के दौरान आने वाले खर्चे की। IRCTC ने 18 दिनों की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति सेकेंड AC के लिए 1,14,065 रुपए का शुल्क रखा है। फर्स्ट AC के लिए 1,46,545 और AC कूप के लिए 1,68,950 रुपए का खर्च रखा है। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के साथ ही स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, बसों द्वारा पर्यटक स्थलों की सैर, AC होटल्स में ठहरने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। टूर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए हर मोर्चे में सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे और साथ में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। www.irctctourism.com से रामायण सर्किट यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। टूर की बुकिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। खास बात यह है कि बुकिंग का भुगतान आसान किश्तों में किया जा सकता है। वहीं राम भक्तों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। अयोध्या में बनने वाले भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर की एक और तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें मंदिर पर बीम तैयार हो चुका है, जिसके बाद मंदिर का स्वरूप नजर आने लगा है। प्रभु श्री राम की नगरी जैसे जैसे भव्य मंदिर में आकार ले रही है, वैसे वैसे राम भक्तों की उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। 500 साल बाद पूरी हो रही तपस्या का आनंद अभी से ही पूरा देश ले रहा है। अगले साल मंदिर में जब रामलला विराजमान होंगे तो वो भव्य और आकर्षक मंदिर कैसा होगा, उसकी झलक अभी से ही दिखने लगी है। बीम के पत्थरों पर बहुत बारीकी और आकर्षक नक्काशी की गई है। कुछ दिनों बाद मंदिर के गर्भगृह पर छत देखने को मिल सकती है। बीम के बाद छत बनाई जाएगी। छत को आकार देने से पहले भूतल के खंभों के ऊपर बीम रखने का काम शुरू हो चुका है। अब तक बीम की 16 शिलाएं मंदिर की दीवारों के शीर्ष पर जोड़ी जा चुकी हैं। मंदिर निर्माण की ताज़ा तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शेयर की हैं। दुनिया भर में श्री राम के करोड़ों भक्तों की आस्था को देखते हुए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को उम्मीद है कि 2023 के आखिर या फिर 2024 के जनवरी तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना महामारी की, जिसके फैलने की रफ्तार देश में कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 6050 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी 28,303 पहुंच गया है और इन बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना की स्थिति पर कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। कोरोना जांच के लिए कहीं लगी कतार, कहीं टीका लगवाने के लिए लगी लाइन, तो कहीं महामारी से निपटने के लिए तेज की गई है तैयारी।
ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाना है टीम की देखरेख में वहीं कराया जा रहा है। बाकी हमारी टीमें जो हैं वो जांच भी कर रही हैं। जांच के बाद अगर कहीं कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको ट्रैक भी कर रही हैं, ट्रीट भी कर रही हैं और ट्रेस भी कर रही हैं, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका भी सैंपलिंग होना जरूरी है। चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो या फिर केरल, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना जारी किए जा रहे आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6050 मामले मिले, जबकि एक दिन पहले यानी गुरुवार को नए मामलों की संख्या 5335 थी। इस वक्त देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28303 तक पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 6050 नए मामलों में से 4037 केस सिर्फ 5 राज्यों में सामने आए हैं और इनमें केरल सबसे आगे है, जहां 1936 नए केस मिले। इसके बाद महाराष्ट्र 803, दिल्ली 606, हिमाचल 367 और गुजरात में 327 नए मामले सामने आए हैं। यही वजह है कि महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार और ज्यादा अलर्ट हो गई है। कोविड एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप की समीक्षा बैठक के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी एक समीक्षा बैठक की, जिसमें महामारी पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा की गई। 2-3 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं। एक मरीज की लखनऊ में डेथ की सूचना मिली है, उसके वेरिएंट की जांच कराई जा रही है। बेड आरक्षित हैं, अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है। जांच का दायरा बढ़ाया गया। सारी हमारी जो लैब्स हैं आरटीपीसीआर हमने हर जिले में लगा रखी हैं। सारी हमने दोबारा फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी हैं और वैक्सीनेशन का मेन अब इशू है। जो फर्स्ट डोज है हम 103% लगा चुके हैं। जो सेकंड डोज है वो हम लगभग 2,30,00,000 लगा चुके हैं, तो 86%। जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कम लगी है, तो अब हमने ऑर्डर दे दिया बाजार में वैक्सीन खरीदने का। वैक्सीन आ जाएगी, जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी लगाएंगे। चाहे अस्पतालों में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन का इंतजाम करना हो या फिर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को तेज करना हो। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कम है, मगर हल्के लक्षण वाले जो मरीज मिल रहे हैं उन्हें घर पर ही रहकर इलाज की सलाह दी जा रही है। जो केसेस कल बढ़ गए हैं, जो फिगर्स या आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से तो दिखाई दे रहा है कि कोविड के केसेस ज़्यादा है। पर अगर एडमिशन्स के तौर पे देखा जाए तो एडमिशन्स अभी भी हमारे पास कुछ ज़्यादा पैमाने पे नहीं है। सो आई थिंक दिस कुड बी द माइल्ड वेरिएंट, पर सजग रहने की ज़रूरत है। जो स्ट्रेन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको कि XBB.1.6 हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इसकी सीवियरिटी कोई ज़्यादा नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, माइल्ड स्ट्रेन है। लेकिन ये है कि एहतियातन जो पेशेंट हमारे पहले से कोमॉर्बिड कंडीशंस के अंदर हैं, जिनके अंदर कैंसर्स की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई इम्यूनोथेरेपी पे चल रहे हैं, किसी तरह के स्टीरॉयड पर लॉन्ग स्टैंडिंग पे चल रहे हैं, साथ ही जो हमारी यंग जनरेशन, जो बच्चे का जो एज ग्रुप है, उनके अंदर भी क्योंकि इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उनके अंदर इन केसेस की सीवियरिटी देखने को मिल रही है। कोरोना की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन काफी अहम होने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि महामारी के खिलाफ ये लड़ाई फिर से जीती जा सके। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कोरोना पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको बताते हैं कि आज की बैठक में केंद्र की ओर से राज्यों को क्या क्या हिदायतें, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। मेरी सहयोगी मिलन शर्मा ने अपनी इस रिपोर्ट में तफसील से जानकारी दी है। कोविड-19 की स्थिति को लेकर अभी भी भारत देश में थोड़ा सा भय बना हुआ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रोज नए नए केसेस अब सामने आ रहे हैं। कल पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगभग 5,000 से 6,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। लगभग 1,000 केस रोज आ रहे हैं देश भर में। इसको लेकर आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई राज्यों के साथ और उन्हें कहा है कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर XBB.1.61 नामक वेरिएंट संक्रमण कर रहा है तो इसके जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स राज्यों की लैब्स में पहुंचाए जाने चाहिए और वहां से चेक करना चाहिए कि किस तरीके का ये वेरिएंट है और क्या वाकई यही एक ही वेरिएंट है और कोई दूसरा वेरिएंट तो भारत में नहीं आया है। फिलहाल सरकार की तरफ से मास्क मैंडेट करने के लिए कोई ऐसी हिदायत नहीं दी गई है, राज्यों पर छोड़ दिया गया है। अगर वो मास्क को मैंडेटरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन लोगों से कहा जा रहा है कि अगर यदि आप बीमार हैं या आप घर से बाहर निकल रहे हैं या आपको नजला जुकाम है तो आप जरूर मास्क लगाइए पब्लिक प्लेसेस में। दूसरी बहुत अहम बात ये की जा रही है कि 8 और 9 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने की प्रिपेयर्डनेस की जो संज्ञान लेना है वो मंत्रियों को लेना होगा, स्वास्थ्य मंत्रियों को राज्य में। 10 और 11 अप्रैल को जो है राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर एक और मॉक ड्रिल कराई जाएगी। ये तीसरी ऐसी मॉक ड्रिल है जो भारत में हो रही है, जिसके चलते जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, दवाइयां हैं और अन्य वैक्सीन्स हैं कोविड-19 को लेकर, उनका संज्ञान लिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये संदेश भी दिया जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी तीसरी कोरोना वायरस की डोज यानी वैक्सीन की डोज नहीं लगाई है उन्हें अब ये डोज लगा लेनी चाहिए। और जो मौत के आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में, ज्यादातर बुजुर्गों में कोरोना अभी भी दिक्कत कर रहा है और उनकी मृत्यु हो रही है। इसलिए जो 60 वर्ष से ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिड पॉपुलेशन है उनके लिए तीसरी डोज लगाना भी जरूरी है। मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं मुंबई का, जहां मायानगरी की लाइफलाइन मानी जाने वाली बेस्ट की बसों में किराया और भी सस्ता हो गया। लेकिन ये सुविधा सबके लिए नहीं है, बल्कि ये सुविधा उन मुसाफिरों के लिए है जो सीजन पास या फिर चलो ऐप या चलो कार्ड बुकिंग का इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि इस नई योजना के तहत एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसों में मुसाफिरों को सफर की इजाजत होगी। मुंबई की सड़कों पर दौड़ती भागती बेस्ट की ये बसें रोजाना लाखों मुसाफिरों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। इन बसों में नौकरी पेशा लोग भी सफर करते हैं और कारोबारी भी, छात्र भी सफर करते हैं और घूमने फिरने वाले भी। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में लोकल ट्रेनों और मेट्रो के मुकाबले बेस्ट कहीं पीछे नहीं है। इन लाल बसों में सफर करने वाले इन्हीं मुसाफिरों को बेस्ट की तरफ से एक सौगात दी गई है। ये सौगात सस्ते किराए की है, लेकिन ये सुविधा सबके लिए नहीं है, बल्कि उन मुसाफिरों के लिए है जो सीजन पास या चलो ऐप और चलो कार्ड बुकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मुंबई में लोग यात्रा के लिए लोकल ट्रेन को अपनी लाइफलाइन मानते हैं, वहीं बेस्ट बसेस को भी लाइफलाइन माना जाता है। हर रोज बेस्ट के बसेस में लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं और अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। ऐसे में मुंबई की जो बेस्ट बसेस हैं वो सबसे ज्यादा किफायती सफरों के लिए मानी जाती हैं, तेज भी पहुंचाती हैं और सफर भी काफी ज्यादा किफायती होता है। वहीं अब मुंबई में जो लोग बेस्ट बसेस से यात्रा करते हैं उनके लिए बेस्ट ने एक और सुविधा जो है वो लॉन्च की है। इस सुविधा के मद्देनजर अब जो लोग मासिक पास लेते हैं और चलो ऐप से टिकट बुक करते हैं उनको और भी ज्यादा यात्रा करने में किफायती जो है वो ये यात्रा उनके लिए हो जाएगी। बेस्ट की इस नई योजना के तहत एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसों में मुसाफिरों को सफर की इजाजत होगी। इसमें सुपर सेवर प्लान, अनलिमिटेड राइड पास, स्टूडेंट पास और सीनियर सिटीजन पास वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा। चलो ऐप डिजिटल पेमेंट
के लिए जो है ये ऐप होता है। जब आप बस में जाते हैं उससे अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो आपको ट्रिप्स मिलती हैं वो तो एक अनलिमिटेड ट्रिप्स हो जाएंगी। वहीं अगर आप एसी बस में यात्रा कर रहे हैं जिसकी टिकट 60 रुपए है तो वो अब 50 रुपए हो गई है। वहीं जो मासिक पास के जरिए यात्रा करते हैं, वहीं सीनियर सिटीजन हो गए या फिर स्कूल के या कॉलेज के बच्चे हो गए, अगर 250 रुपए पास का किराया था महीने का तो अब उनको सिर्फ 200 रुपए प्रति महीने पास के भरने पड़ेंगे। बीते कुछ सालों में बेस्ट ने अपने बेड़े में विस्तार और यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से लोग बेस्ट की बसों में सफर करना पसंद करते हैं। और अब इस फैसले के जरिए बेस्ट डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर दे रहा है। पूरे देश में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर जिस तरीके से मुहिम आगे बढ़ रही है, लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। ऐसे में इस सुविधा के आज से शुरू होने के बाद लोग जो है वो बेस्ट से और भी ज्यादा यात्रा करेंगे। ये लाखों की संख्या जो है हर रोज यात्रा की और भी बढ़ेगी, लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी। हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दुनिया का सबसे किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यानी दुनिया के बाकी देशों के बड़े शहरों के मुकाबले मुंबई में सफर करना बहुत सस्ता है। और यही वजह है कि आम मुंबईकर बेस्ट की बसों और लोकल ट्रेनों में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे महंगाई के इस दौर में बहुत कम हमारे देश में ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत पहले महंगी और फिर सस्ती सौगात लोगों को मिले। तो जब लोगों को बेस्ट ने ये सौगात दी है तो उनकी राय जानना भी जरूरी है। क्या कह रहे हैं लोग, आइए सुनते हैं। ये जो स्कीम ऑफर की गई है वो अच्छी है, अगर डिस्काउंट मिलता है तो बेनिफिट ही है। मैं हर रोज यात्रा करता हूँ, मैं तो बीएसटी में काम करता हूँ इसलिए तो, और मेरे को मालूम है बीएसटी के जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो कंडक्टर को छुट्टा पैसा देने के लिए, नहीं तो मैं बोले तो अपना आज काम पे जा रहा घर में पॉकेट भूल गया, अरे मैं बस से नहीं सफर कर सकता हूँ। ये तो चेले अब से मोबाइल में है और मोबाइल से आप कोई भी ऑपरेट कर सकता है। गूगल पे है, अभी जब भी बढ़ रहा है हर जगह पे, अभी सब कुछ अपना सुविधा बढ़ रहा है, नेट चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है। अभी आज कोई पैसे का जरूरत नहीं लगता है। और ये बीएसटी ने स्मार्ट कार्ड दिया है, स्मार्ट कार्ड दिया है तो वो कोई टेंशन ही नहीं रह गया। ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो डेली ट्रैवलिंग करते हैं उन लोग के लिए ये बेस्ट है कि चीप प्राइस में हो रहा है ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस कम लग रहे हैं। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी सेविंग्स हो रही है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग कि जो ट्रेन का जो ट्रैवलिंग है, मतलब जैसे ब्रिज उतरना चढ़ना, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। बस जैसे मेरे घर से बहुत पास में, मतलब 1-2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे वो अच्छा पड़ेगा कि बस बीएसटी ने थोड़े बहुत बसेस भी बढ़ा दिए, ट्रैवलिंग भी ज्यादा कर पा रहे हैं। मतलब जहाँ भी जाना है, पहले थोड़ा बहुत ट्रेन ज्यादा जा रही थी, अभी बसेस बहुत जल्दी अवेलेबल होता है, तो ये सब बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की अगर सूची की बात की जाए तो हाल ही में ये लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में मुंबई ने भी जगह बनाई है। सबसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों की इस सूची की अगर बात की जाए तो मुंबई को आखिरी स्थान मिला है। मगर अब आपके लिए यहां ये बताना और समझना बहुत जरूरी है कि देश के 5 बड़े ऐसे कौन से शहर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और आईटी सिटी बेंगलुरु, और वहां पर फिलहाल बस और लोकल ट्रेन का न्यूनतम और अधिकतम किराया कितना है। तो चलिए सबसे पहले बात महानगरी मुंबई की ही कर लेते हैं, जहां मेट्रो ट्रेन का न्यूनतम किराया 10 रुपए है और अधिकतम किराया है 50 रुपए, जबकि बस का न्यूनतम किराया 5 रुपए और अधिकतम किराया है 20 रुपए। लोकल ट्रेन में अगर आप सफर करते हैं तो कम से कम 5 रुपए का टिकट और मैक्सिमम 30 रुपए का टिकट वहां लगता है। बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। यहां मेट्रो ट्रेन का न्यूनतम किराया 10 रुपए है और ज्यादा से ज्यादा किराया है 60 रुपए, जबकि बस में न्यूनतम किराया 5 रुपए और अधिकतम किराया 25 रुपए है। वहीं लोकल ट्रेन का न्यूनतम किराया 5 और अधिकतम किराया 30 रुपए है। मुंबई और दिल्ली के बाद अब हम कोलकाता आपको लिए चलते हैं, जहां मेट्रो ट्रेन का मिनिमम किराया है 5 रुपए और मैक्सिमम आपको 25 रुपए देने होते हैं। कोलकाता की बस में न्यूनतम किराया 7 रुपए है, जबकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप सफर करते हैं तो 14 रुपए का खर्च आपको आएगा। लोकल ट्रेन का न्यूनतम किराया
5 रुपए है और अधिकतम किराया है 30 रुपए। चेन्नई आपको लिए चलते हैं, दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, और चेन्नई शहर की अगर बात करें तो वहां पर ट्रेन का न्यूनतम किराया 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। बस से अगर आप सफर करते हैं तो कम से कम 5 रुपए का टिकट तो लेना ही होगा, और अगर लंबा सफर है तो 24 रुपए ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। जबकि लोकल ट्रेन का मिनिमम किराया है 5 रुपए और मैक्सिमम किराया है 30 रुपए। और इन 4 बड़े शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया जानने के बाद अब हम आपको आईटी सिटी बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां मेट्रो का न्यूनतम किराया है 10 रुपए, अधिकतम किराया है 70 रुपए। जबकि बस का न्यूनतम किराया है 5 रुपए और अधिकतम किराया है 30 रुपए। लोकल से अगर आप वहां पर सफर करते हैं तो कम से कम 5 रुपए का टिकट, और ज्यादा दूरी का अगर आप सफर करते हैं तो 30 रुपए आपको देने होंगे। यानी इन 5 शहरों में लोकल ट्रेनों का किराया तो एक ही है, लेकिन मेट्रो ट्रेन और बस के किराए में मामूली सा अंतर है, उतार चढ़ाव है। तो देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो, इसके लिए राज्य सरकारें लगातार कदम भी उठा रही हैं। खासकर देश के महानगरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बीते कुछ सालों में तेजी से बदलाव देखने को मिला है, और यह बदलाव लोगों को रास आ रहा है। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर, और अब बात करेंगे टेस्ला। स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क के ट्विटर की बात करेंगे। एक बार फिर से ट्विटर का लोगो बदल गया है, या कहें कि चिड़िया वापस आ गई है। करीब 3 दिन तक डॉग आइकन रहने के बाद नीली चिड़िया वाले लोगों की वापसी हो गई है। वैसे जब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कमान एलॉन मस्क ने संभाली है, तब से ही ट्विटर में बदलाव की बहार आई हुई है। कभी भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल हटा दिए जाते हैं, तो कभी घाटे को मेंटेन करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नाम पर सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है। यानी ट्विटर की कमान जब से मस्क के पास आई है, तब से किसी तरह का, या कहें कि किसी न किसी तरह का बदलाव होता ही जा रहा है, और मस्क लोगों को अपने इस बदलावों से चौंका भी रहे हैं। हालांकि करीब 3 दिन तक लोग इसी सवाल का जवाब जरूर जानना चाहते रहे, और चाहते थे कि आखिर एलॉन मस्क ने 2012 से मौजूद चिड़िया के लोगों को बदला क्यों। उन्होंने यह फैसला जानबूझकर किया या फिर ऐसे ही। महज कुछ सालों में जिस तरह अरबपति एलॉन मस्क कारोबारी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उससे तो यह साबित होता है कि उनका कोई भी फैसला बचकाना नहीं होता। 5 दिन पहले एलॉन मस्क ने ट्विटर के आइकॉन से चिड़िया के लोगों को हटाकर डॉग आइकॉन लगा दिया था, और इससे खूब पैसा छापा। असल में मस्क ने ट्विटर के लोगों पर जापान के शिबा इनु नस्ल के शिकारी कुत्ते की फोटो लगाई। वो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन का सिंबल है। 5 दिन पहले यानी कि सोमवार को जैसे ही ट्विटर का लोगो डॉग आइकन में बदला, डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी में जबरदस्त उछाल देखा जाने लगा। महज एक दिन में डॉजकॉइन की कीमत 27% बढ़ गई। डॉजकॉइन इंट्राडे हाई $0.1026 पर पहुंच गया। मार्केट कैप के हिसाब से एक टॉप मेमे कॉइन डॉजकॉइन की ट्रेंडिंग वॉल्यूम में 544% का इजाफा हुआ, क्योंकि लोगों ने जमकर डॉजकॉइन में निवेश किया, और इसकी वजह से डॉजकॉइन का मार्केट कैप 25.93% बढ़कर $13.69 अरब हो गया। 5 दिन में ये हालात हो गए कि डॉजकॉइन ने मार्केट कैप के मामले में कंपनी पॉलीगॉन के क्रिप्टो करेंसी मैटिक तक को पीछे छोड़ दिया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।